कल हमारा पेपर 4 का एग्जाम है फाइनली। ठीक है। और आई एम श्योर पेपर 4 जो है वो हमारा बिजनेस A2 का टफ एग्जाम है। एंड इट्स एक्चुअली गुड टू टॉक अबाउट दिस एग्जाम वन डे बिफोर, ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तो जाहिर है तुम लोग जब ऑनलाइन क्लास में आए हो तो अब डेफिनेटली पढ़ाई वगैरह तो हो गई होगी। कल तो एग्जाम है हमारा। कोर्स तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, आई एम श्योर। ये सामने तुम्हारे जो चेकलिस्ट नजर आ रही है स्क्रीन पे, चेकलिस्ट को देख लो एक दफा। आई एम श्योर के कोर्स तो अब तुम लोगों को आता है, क्योंकि पेपर 3 तुम लोग अब दे चुके हो, पेपर 4 अब देने जा रहे हो। You have to revise the entire syllabus for paper 4 as well, and you have 5 units. You know this unit 1 has do have 4 chapters: unit 2, unit 3, unit 4, and unit 5. तो ये 5 यूनिट्स हैं तुम्हारे पास। HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट, यू कैन क्लियरली नो। एंड पेपर 4 में आई एम श्योर कि तुम लोगों को स्ट्रक्चर तो थोड़ा पता है। अगर एक नॉर्मल पेपर 4 की हम बात करें तो पेपर 4 के अंदर 40 मार्क्स होते हैं। आई एम श्योर यू गाइज नो दिस नाउ। पेपर 4 का नाम जो होता है वो क्या होता है? बिजनेस स्ट्रैटेजी। एंड फॉर दिस पेपर यू विल हैव 1 hour 15 minutes टुमारो। एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा? एग्जाम हमारा जो है वो कल कितने बजे स्टार्ट होगा? 2 p.m. And we all know this, that we are going to be on the examination seat by, we are going to be on the seat by 1:30 max. Very nice. एंड 1:30 से लेके 1:45 तक जो हमारा टाइम होता है वो सेटलिंग टाइम होता है। याद रहे ये बातें, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन कल एग्जामिनेशन सीट पे टाइम पे होने चाहिए हो तुम लोग, प्लीज। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यू गाइज। 1:30 पे तुम सीट पे हो। 1:30 till 1:45 you just give yourself you just give yourself time to get comfortable with the environment. एंड देन जो 1:45 till 1:55 का टाइम होता है, ये जो 10 मिनट होते हैं, वो हमारा वार्म अप टाइम होता है। और इस वार्म अप टाइम के अंदर आइडियली मैंने तुम लोगों को पेपर 3 में भी सजेस्ट किया था, पेपर 4 में भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि हेड डाउन करके सुकून से जो पेपर 4 का स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, पेपर 4 के अंदर जो है वो हमारे पास एक केस आएगा और इस एक केस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2 पेज की होगी और उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे। ये बात शायद तुम लोगों को पता है कि कल जो तुम एग्जाम दोगे उसमें तुम्हारे पास 20 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे। दोनों अटेम्प्ट करने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड वन की पॉइंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज, जो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करूंगा उस पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो इवेल्युएट, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एडवाइज। ये 2 तरह के सवाल हैं। वैसे दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। स्ट्रक्चर तुम लोगों को शायद पता है कि जब भी हम 20 मार्कर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, 3 मेन पैराग्राफ्स, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन पैराग्राफ। आई एम श्योर दैट पेपर 4 की प्लानिंग हमने बहुत ज्यादा की थी। सुने अभी पहले, फिर सवाल लेता हूँ मैं तुम लोगों के। थोड़ी देर पहले डिस्कशन क्रिटिकली सुनना, नोट्स बनाना, have a notebook in front of you, have a pen ready. Whatever points and whatever thought points I give you today in today's class, you need to make points for yourself. याद रहे कि सिर्फ कोर्स पढ़ लेने से पेपर 4 अच्छा नहीं होता है। पेपर 4 एक अच्छा खासा मुश्किल एग्जाम है। आई एम श्योर यू गाइज नो इट। यू एज स्टूडेंट्स माइट बी फेसिंग डिफिकल्ट टाइम, एंड स्टिल यू माइट बी, कल एग्जाम है और अभी तक शायद हो सकता है फीलिंग आ रही हो कि यार ये तो मुश्किल सवाल आते हैं, उसमें लिखा नहीं जाता है, पैराग्राफ कोई अच्छा बन जाता है, कोई अजीब सा बन जाता है। It's actually a मुश्किल एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड पेपर 4 यूं सोच लो कि पूरे बिजनेस ए लेवल्स का एक टॉप पेपर 4 लेवल एग्जाम है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी लेवल एग्जाम है। और it will definitely be tough. Examiner is there to test you guys, and examiner is there to actually set a good question, strategize करे कुछ basically, ताकि तुम as students assess हो सको. So don't just, point is कि don't just let yourself कि यार ये तो बहुत मुश्किल पेपर है और मुझसे तो नहीं होगा. Try to accept the fact, yes it is difficult, and it's actually about business strategy. ये जो पेपर 4 तुम लोग करते हो, पेपर 4 इसका नाम ही क्या है? बिजनेस स्ट्रैटेजी। और अगर तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी पढ़ा है
तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी होता है ना कि जब एक कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है, अपने अगले आने वाले 5 साल, अगले आने वाले 10 साल के ऊपर जब एक स्ट्रैटेजी बना रही होती है, जब नाइकी टाइप ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली ट्राई टू फील और एक्चुअली थिंक, इफ नाइकी इज थिंकिंग अबाउट कि यार अगले 10 साल में हम नाइकी को कहाँ देखते हैं। अब ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं यार नाइकी अपने आप को 10 साल में कहाँ देखे, every every individual student will have a very different opinion on this. नाइकी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि अगले आने वाले 10 साल में नाइकी कहाँ होगा। तो अब ये सवाल कोई सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो सवाल नहीं है। मैं आपसे नाइकी की स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूँ। एंड डेफिनेटली नाउ इफ आई वाज डिजाइनिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर नाइकी, और इवन इंशाल्लाह तुम लोग भी फ्यूचर में जब नाइकी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर रहे होगे, so it's actually something to think about. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि 20 मार्कर जो आता है उसमें वाकई इंसान का दिमाग चलता है और थोड़ा मुश्किल होता है सोचना, बट इट्स ऑल राइट एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अगर तुमने हमने जितनी क्लासेस ली हैं, जाहिर है तुम लोगों ने पढ़ा है एचआर का काम क्या होता है, मार्केटिंग का क्या काम होता है, ऑपरेशंस का क्या काम होता है, फाइनेंस का क्या काम होता है। ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर तुम्हारे पास ये है, रादर देन कि मैं सिर्फ रट्टे की फील्ड में ना रहूं, आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंस बिजनेस स्ट्रेटजी, दैट इज वेयर योर आंसर क्वालिटी विल इटसेल्फ इम्प्रूव। ठीक है। और बाकी अगर हम एक दफा, तुम टाइम प्लान मैंने वैसे बताया था पहले एक दफा, लेकिन वापस, क्योंकि कल एग्जाम है, तो हमारा जो पेपर 4 होगा इन टोटल दैट विल बी ऑफ 1 घंटा एंड 15 मिनट। ये बात तुम लोगों को शायद पता है। कल 1.25 घंटे का एग्जाम है, मतलब 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 2 बजे से लेके 3:15 बजे तक, from 2 p.m. till 3:15 p.m. I will be giving my exam. एंड अब वो जो 1 घंटा 15 मिनट 75 मिनट्स का जो टाइम है, वो डेफिनेटली बहुत केयरफुली मुझे प्लान करना होगा, ताकि उन 75 मिनट्स को मैं एक्चुअली फिर अप्रोच सही से करूँ ना। तो 1.25 घंटे के अंदर, 75 मिनट्स के अंदर बेसिकली मैंने सिखाया था कि हम इस 1 घंटा 15 मिनट को 4 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। यूं समझ लो कि फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स जो होगा, 2 बजे से लेके 2:07 या 8 मिनट तक का जो टाइम होगा, फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स ऑफ योर एग्जाम, यू शुड जस्ट स्पेंड दैट टाइम इन रीडिंग द केस वेरी केयरफुली। केस को मैं सुकून से बैठ के रीड करूंगा, क्वेश्चन भी प्रॉपरली कोशिश करके विजुअलाइज करूंगा। जो इंसर्ट सामने होगा, जो केस स्टडी सामने होगी, उसको मैं एक्चुअली रियल बिजनेस समझ के मैं उसको रीड करूंगा। और इंडस्ट्री जिस तरह की होगी, मैं देखूंगा ना कि शूज का बिजनेस है, आइसक्रीम्स का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, बैंक है, किस तरह का बिजनेस है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑल्सो व्हेन आई एम रीडिंग द केस। So in 7 to 8 minutes, I do my first reading of the case. In the next 30 minutes, ideally you should plan and attempt question number 1. जो पहला सवाल होगा 20 मार्क का, जो पहला सवाल होगा 20 मार्क का, उसको तुम अटेम्प्ट और प्लान करोगे 30 मिनट के अंदर। आइडियली सजेस्ट कर रहा हूँ, जाहिर है कोई चीज मैं जो कह रहा हूँ वो रूल नहीं है। चॉइस विल बी योर्स ऑब्वियसली। नाउ यू आर द स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर एग्जाम। जितनी मैं बातें कर रहा हूँ वो रूल्स नहीं है। ये जितनी भी बातें तुमने आज तक सीखी हैं वो सजेस्टेड होती हैं। एग्जाम के अंदर कुछ प्लस माइनस हो जाता है, एक आध पैराग्राफ ऐड हो जाता है, मैं नहीं करना। जो स्ट्रक्चर सीखा है वही ऑब्वियसली तुम लोग करना कल। लेकिन अगर कुछ प्लस माइनस स्ट्रक्चर करना पड़े, तो डोंट जस्ट बी लाइक यार सर ने तो स्ट्रक्चर बोला था। डोंट बी जस्ट लाइक स्मॉल बेबीज ऑब्वियसली और मेच्योर। कोई भी चीज जो आंसर लिखने का तरीका होता है, पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के, हमने जो बीटीएल टेक्निक सीखी है, जो पैनल की टेक्निक सीखी है, जो ये टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स हैं, वो सजेशंस हैं, रूल्स नहीं है। देयर आर नो रूल्स। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर टुमारोज बिजनेस स्ट्रेटजी एग्जाम, यू आर बीइंग असेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल लेवल के तुम बिजनेस स्ट्रेटजी एक्चुअली समझते हो या नहीं समझते हो।
I think you're getting my point. The examiner do not just want to test your paragraphing or English skills or grammar skills, or examiner of the business exam wants to test you as the students who actually understand the meaning of business strategy. कि जब एक बिजनेस अपने फ्यूचर का सोचना शुरू करती है और जब वो फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट करती है तो उसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसको बनाने के तुमने पढ़ा है 3 स्टेजेस होते हैं: स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, strategic choice, and a strategic implementation. There are 3 stages of designing a business strategy. You know this, I know. Strategic analysis, strategic choice, and strategic implementation. And I'm sure that I'm being very, very clear what I'm saying. The point is कि जब मैं टाइम करने की बात करूं 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स के अंदर 7 से 8 मिनट के अंदर मैं जो है केस रीड करूंगा। अगले 30 मिनट के अंदर मैं आइडियली क्वेश्चन नंबर 1 प्लान करके अटेम्प्ट करूंगा। सेकंड जो मेरी रीडिंग होगी वो 7 से 8 मिनट में फिर से वापस से रीड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 जो है उसको भी प्रॉपरली प्लान करके अटेम्प्ट करूं। प्लान 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 करके अटेम्प्ट करूं। डू नॉट जस्ट बी इन अ हरी कि मैं जल्दी जल्दी से आंसर बस लिखना शुरू कर दूं। नहीं, सिर्फ 7 से 8 मिनट में केस को रीड कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 2 प्लान कर रहे हो। मेक श्योर यू मेक अ छोटा सा प्लान ऑल्सो, आइडियली ऑन द क्वेश्चन पेपर, ऑन द इंसर्ट, समवेयर ऑन द डाउन साइड में भी। इस तरह से जैसे जैसे मैंने कैसे ये इस तरह से ना, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पेपर पे तुम भी लेफ्ट साइड पे कर सकते हो या आंसर शीट की बैक साइड पे कर सकते हो। छोटा सा जब प्लान बना लोगे, सोच लोगे कि तुम्हारी पैराग्राफिंग कैसे होगी और कौन सा मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, कौन सा मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा। इफ यू कीप योर सेल्फ प्लान्ड बिफोर अटेम्प्टिंग, then your answer quality will be way more better as compared to when I just start writing and जो फिर लिखते लिखते सोच रहा हूँ कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है। I need to think what I'm going to write and then I start writing, and that's how you divide your 1 hour 15 minutes. ये टाइम ब्रेकअप है, चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो या देख लो, याद रख लो। ये कल तुम लोगों को फॉलो करना है। अगेन कोई चीज अगर प्लस माइनस हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत अच्छा ऑलरेडी एग्जाम करोगे। ऐसा एक अच्छा सवाल आया है क्या मास का? सर पहले अगर क्वेश्चंस पढ़ लें तो ताकि प्लान करने में इजी हो जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, उसको प्रॉपरली प्लान करो और फिर अटेम्प्ट कर लो। बिल्कुल, केस रीड करने से पहले ही क्वेश्चन 1 रीड कर लिया, मे भी हो सकता है। सर क्वेश्चन 2 में किस तरह से लिखेंगे, जैसे एडवाइस है तो? हाँ यार, इस क्वेश्चन पे मुझे बात करनी है क्योंकि 2 तरह के सवाल होते हैं। एक जो सवाल होता है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, देख लो एक दफा, पहले सुनना बड़ा जरूरी, अच्छी बात है ये काम की बात आई है तुम्हारे लिए। और बताता हूँ माही, पहले ये अब देखो, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि 2 तरह के सवाल होते हैं ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो ज्यादातर इवेल्युएट होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो हमारा एडवाइस होता है। ठीक है। वैसे तो अभी देखो, ये टर्म्स को बहुत टेक्निकली समझना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा जो आंसर की डायरेक्शन होगी ना वो कीवर्ड्स पे बहुत डिपेंड करती है। 2 वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं क्लियरली, इवेल्युएट आ सकता है कीवर्ड, और ये एक एडवाइस। सो एज अ स्टूडेंट यू नीड टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड यार ये इन 2 वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये इवेल्युएट एंड एडवाइस, ये 2 तरह के जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। आंसर लिखते वक्त ये वर्ड्स क्या किरदार अदा करते हैं, बेसिकली दैट्स माय क्वेश्चन। एंड इवेल्युएट एंड एडवाइस, अगर इन दोनों को वर्ड्स को मैं थोड़ा टेक्निकल जाके, थोड़ी सी बात कॉन्वर्जेशन टेक्निकल होने लगी है अभी, ठीक है, रेडी रहना। और कोई बात मुश्किल लगे तो मेक योर नोट्स,
डू मेक योर नोट्स एंड एंड में फिर मैं सवाल पूछूंगा, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस आल्सो। अभी थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, कोई बात नहीं, समझ आएगा लेकिन। और देखो इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, इवैल्यूएट एंड एडवाइस। अगर एक सवाल आता है इवैल्यूएट दिस थिंग, एक आता है एडवाइज मी दिस थिंग, दीज आर टू डिफरेंट माइंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताऊं, मैंने ना इससे पहले क्लास से पहले जरा चैट जीपीटी किया, मैंने जरा मीनिंग भी और क्लियरली मैंने बोला निकालते हैं जरा, टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली चैट जीपीटी तुम्हारे पास भी है भाई, यूज करना है इसको अच्छे से। अब देखो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो तरह के सवाल आते हैं, इवैल्यूएट एंड एडवाइस, ठीक है। देखो एडवाइस के बारे में मैं रीड करता हूँ, थोड़ा स्पीड में रीड करूंगा, फोकस रहना, ताकि तुम्हें बस समझ आ जाए, मतलब समझ जाओ। इजी है वैसे, यूं भी बेसिक करके पहले मैं समझाता हूँ, देखो सुनो, सुन लो पहले, फोकस वेरी हाई, ठीक है। दो तरह के सवाल आएंगे, एडवाइज एंड इवैल्यूएट। एडवाइस का मतलब होता है कि भाई तुमसे कोई पूछ रहा है मुझे ये एडवाइस देना जरा यार, ये चीज मैं करूं या नहीं करूं, मुझे एडवाइस देना तो यार मैं ये मूवी देखूं या नहीं देखूं, मुझे एडवाइस देना यार मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एडवाइस इज आस्किंग समथिंग कि ये करूं या ना करूं, समझा। एडवाइस इज समथिंग फॉर प्रोबेबली something that I'm about to do, or something that an organization is about to do. Let's say they are about to design a new marketing strategy. So, such as they are about to design a new financial strategy, such as an organization is trying to design a new operations strategy. So, एक organization अगर बना रही है, कर रही है, मूवी देखने में जा रहे हैं, तो एडवाइस मांगी जाती है, ठीक है। और अगर इवैल्यूएट का टर्म है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब होता है जज, टू जज समथिंग that happened actually. Let's say evaluate that whether this marketing strategy was effective. इवैल्यूएट कि क्या ये जो हमने एचआर स्ट्रेटजी बनाई थी वो सही थी या नहीं थी। इवैल्यूएट दैट ये जो मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपनी बिजनेस की बनाई थी, क्या वो मैंने अच्छा फैसला किया था या नहीं किया था। सो नाउ इवैल्यूएट इज समथिंग, evaluate is to judge a certain situation which has already happened, and now we are assessing that whether it was the right thing or was it the wrong thing। मतलब इसको मैं जज कर रहा हूँ, जो चीज मैंने कर ली है, जो मैंने मूवी देख ली है, वो मूवी देखने का फैसला जो था, डिसीजन, वाज इट राइट और रॉन्ग, व्हेन आई एम जजिंग दैट डिसीजन, इसको कहते हैं इवैल्यूएट करना। सो बेसिकली ये दो अलग अल्फाज हैं, एक इवैल्यूएट होता है, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी, कुछ ऑब्जेक्टिव रखे थे, और वो अब आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, बताओ यार ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी वो सही थी या नहीं थी, या एचआर स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो तुम्हारे हिसाब से सही थी या नहीं थी। वो नाउ द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग फॉर यू फॉर योर एडवाइस, द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग कि बताओ ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए या नहीं फ्यूचर में, या यूं समझ लो कि एडवाइस इज फॉर द फ्यूचर एंड इवैल्यूएशन इज जनरली फॉर द पास्ट। यूं भी एक इजियर वे है याद करने का। अब दोनों तरह के सवाल होंगे हमारे पास, एडवाइस भी होगा और इवैल्यूएट भी होगा। तो एडवाइस अगर हम देखें, देखो आई एम गोइंग टू रीड दिस वेरी स्पीड में, चाहो तो इसको नोट्स बनाओ फिर ताकि समझ में आए। Advise and evaluate are both verbs used in academic or professional contexts, especially in tasks like writing report, conducting giving feedbacks. Here are the differences. हमारा जो मेन फोकस है differences. Advice क्या होता है? जब तुम एडवाइस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर पेपर 4 में जो सवाल है तुम्हारे पास एडवाइस आ रहा है, एग्जाम में वो तुमसे पूछ रहा है एडवाइस तुम्हारी, कि एडवाइस करो कि क्या ये चीज सही है या नहीं, एडवाइस करो कि यार ये फैसला सही है या नहीं। तो जैसे ही एडवाइस का नाम तुम्हारे सामने आएगा, सो हाउ यू नीड टू थिंक इज, when you are asked to advise, you are expected to provide recommendations, suggestions, or guidance based on your expertise or analysis. Advising typically involves proposing solutions, actions, or strategies that address a particular issue or problem. कोई suggestion है, proposal है। The focus is on offering practical and actionable advice to improve a situation or achieve a desired outcome. Let's say I'm advising you कि यार ये चीज इस तरह से पढ़ लोगे तो उसका आउटकम इस तरह से बेहतर हो सकता है। That's an advice.
Advising often involves considering various options, weighing the pros and cons, and recommending the best course of action. कि अगर आपने ये मूवी देखी तो ये उसका फायदा होगा, ये उसका नुकसान होगा, और आपको इन इन वजूहात की वजह से मूवी देखनी चाहिए या नहीं. That is the advisory tone. Advisory for something that I'm about to do in the future. और evaluation में क्या मतलब है? When you are asked to evaluate, you are expected to assess. Sorry. When you are asked, evaluate का मतलब क्या होता है? कि वो चीज जो हम कर चुके हैं उसको मैं evaluate कर रहा हूँ. When you are asked to evaluate, you are expected to assess, analyze, or judge the strengths and weaknesses of something based on specific criteria or standards. Evaluation, ये line पढ़ना बड़ी careful. Evaluation involves critically examining the subject matter, its components, performance, or impact to determine its effectiveness, quality, or value. जैसे वो कह रहा है कि बताओ कि हमने ये वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी, बताओ सही थी या नहीं थी, क्या उससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई या नहीं हुई, क्या जो हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी उससे हमारी परफॉर्मेंस पे कोई बेहतरी आई या नहीं आई. ये दैट्स इवैल्यूएशन. The focus is on providing an assessment or judgment based on evidence, reasoning, or benchmarks. Evaluation benchmarks क्यों? क्योंकि हम किसी डिसीजन को इवैल्यूएट करेंगे तो हम शायद बेंचमार्क भी करते हैं ना, यार आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसलिए इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि आपके जो कंपेटिटर की स्ट्रैटेजी थी उसने उस तरह से फायदा किया. आपने मार्केट शेयर 2% बढ़ाया और उन्होंने मार्केट शेयर 4% बढ़ाया. I can use benchmarks to assess that whether my strategy was the right one. Evaluation may involve comparing different approaches, identifying key factors, and making a judgment about the overall success or failure of something. Yes, comparison भी कर सकते हैं, लेकिन बस तुम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि दो अलग माइंडसेट्स, एक को कहते हैं एडवाइस माइंडसेट और एक होता है इवैल्यूएट. ये 1 मिनट जो स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है इसको एक दफा रीड करो खामोशी से. 2 मिनट दे रहा हूँ. जस्ट रीड दिस आउट. क्या सवाल है? Evaluate में you give balanced opinion, while in question 2 you have to advise a suitable method or a strategy. Is there a key difference between the two? Advice के अंदर वो तुमसे फ्यूचर का पूछेगा, एडवाइस के अंदर वो पूछेगा तुमसे, जैसे देखो मैं बताता हूँ, सुनो. अब ये भी एक बड़े अच्छे डिस्कशन है, सब सुनते रहें ताकि नोट्स भी बन जाएं और हमारी बात भी अच्छे से हो जाए. मैंने ना थोड़ा सैंपल क्वेश्चंस भी बनाए. चैट पे आ रहा हूँ वापस से मैं, इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा इससे. मैंने ना कुछ सैंपल क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे हमें ये अंदाजा और क्लियरली हो जाएगा कि क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा है एडवाइस और इवैल्यूएट में. किस तरह के सवाल तुम्हारे सामने एग्जाम में आ सकते हैं, ये मैंने उसके सैंपल क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है. अगेन कोई चीज, कोई ज्योतिष नहीं हूं मैं, फ्यूचर आपके नहीं बता सकता हाथ पढ़ पढ़ के. मैं जो बात करने लगा हूं उससे तुम्हें सोचना समझ आएगा. प्लीज कोई भी जो मैं बात करूं ये मत कह देना कि सर ये तो आपने ऐसे बोला था और ऐसे, इस तरह नहीं होती है. सैंपल, अब जैसे नंबर 1, ये सुनते रहो समझ आ जाएगा, फिर एंड में और वापस सवालों पे आता हूँ, ठीक है. इवैल्यूएट द एचआर. एक सवाल आ सकता है, इवैल्यूएट द एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और द फाइनेंस स्ट्रेटजी ऑफ अ बिजनेस. कि कोई ना कोई बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई भी होगी. जैसे एग्जाम में कोई केस स्टडी आई और उस केस स्टडी में आपको दिया हुआ है कि यार हमारे इस तरह की ये एचआर स्ट्रैटेजी थी, और बताओ कि ये हमने अच्छी एचआर स्ट्रैटेजी बनाई थी या अच्छी एचआर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी. ऑलरेडी वो एचआर स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे. जैसे यूं एग्जांपल ले लो, लेट्स टॉक अबाउट खाड़ी. ठीक है, खाड़ी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. खाड़ी को तुम लोगों ने क्लियरली एक आउटलेट कहीं ना कहीं मॉल में देखी होगी. तो खाड़ी जो है, खाड़ी की कोई एचआर स्ट्रैटेजी भी होगी. लेट्स से 2023 अभी एंड हुआ है, तो 2023 की उन्होंने कोई एचआर स्ट्रैटेजी बनाई होगी जिसके 2023 के गुजर जाने के बाद उन्होंने उस एचआर स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट किया होगा 2023 की स्ट्रैटेजी अच्छी रही या नहीं रही. यानी कि साल खत्म होने पे प्रोबेबली हम अपनी हुई हुई चीज को क्या करते हैं, इवैल्यूएट. एंड वी हैव टू इवैल्यूएट. एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इवैल्यूएट दैट उनकी एचआर स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉइज को उन्होंने ओवरऑल कैसा रखा,
सेकंड, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये कस्टमर रिलेटेड इश्यूज उन्होंने कितने अच्छे से हैंडल किए। ऑपरेशंस स्ट्रेटजी, जिसके अंदर एफिशिएंसी लेवल्स कैसे थे और वेस्ट एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया गया, ऑपरेशंस। एंड द फाइनेंस स्ट्रेटजी है कि बिजनेस को ये भी असेस करना होता है, एवेल्युएट करना होता है कि जो उन्होंने फाइनेंस स्ट्रेटजी बनाई थी कि डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, कितने कस्टमर्स को हमें उधार देना है और कितना सप्लायर से उधार नेगोशिएट करना है, ये जो फाइनेंस स्ट्रेटजी होती है बिजनेस की, वो कैसी रही, उसको भी एक बिजनेस इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट इज अबाउट असेसिंग द प्रीवियस ईयर्स में भी, और उससे पिछले साल की जो ऑलरेडी कर चुके हो उसको, उसके ऊपर गाइडेंस, क्या कहते हैं उसको, जज करने को कहते हैं इवेल्युएशन। और एडवाइस का मतलब होता है एडवाइज अ न्यू एचआर मार्केटिंग, sorry, advise a new HR marketing operations or the finance strategy for the business। अब ये भी सवाल आ सकता है तुमसे कि यार एक बिजनेस है, उसकी फला फला सिचुएशन है और वो इस तरह के प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस कर रहा है और अब वो अगले साल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, वो तुम वो एडवाइस कर दो। इस तरह से वो तुमसे पूछ सकता है कि जब वो फ्यूचर के लिए पूछ रहा है कि यार बताओ कि ये वाला HR स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं, जरा एडवाइस दो, तो नाउ दैट्स एडवाइस। समझ आए? आई थिंक ये थोड़ा, दिस आंसर योर क्वेश्चन आल्सो श्रिया। सर इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन में देन वी कैन नॉट एडवाइज दैट दे शुड हैव डन दिस और दैट डिफरेंटली। ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी और तरीके से कर सकते थे। और प्राइवेटली क्वेश्चन ना भेजें प्लीज, पब्लिकली भेज दें। सर फर्स्ट पैराग्राफ में करंट सिचुएशन कैसे डिस्क्राइब करें? ऑफन आई फाइंड माई सेल्फ कॉपिंग एंड पेस्टिंग। यार फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप सिचुएशन बताते हो, कॉन्टेक्स्ट बताते हो, ये जो P1 होता है, P1 के अंदर जो हम कॉन्टेक्स्ट बताते हैं वो जनरली इट्स जनरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट सिचुएशन। और वो करंट सिचुएशन का मतलब है कि जिस तरह का सवाल है, जैसे भी ये सवाल है, evaluate the effectiveness of CC's marketing strategy between 2010 and 2020। सो नाउ अगर अब ये सवाल है तो मैं इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यार इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या कहानी चल रही थी, बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी थी, उनका प्रोडक्ट कैसा था, उनकी प्राइस कैसी थी। नाउ वट एवर द क्वेश्चन इज, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताना होता है कि, अब जाहिर है बहुत छोटा सा पैराग्राफ होता है और अगेन हर स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है, तो उसमें कोई क्लियरली राइट्स एंड रॉन्ग्स नहीं होते। रेशियो एनालिसिस, अब यार आंसर्स में जो था वही था P3 में जो मैंने दिया था। इवैल्यूएट में वी कैन गिव ऑपोजिट पॉइंट एज वेल, दैट्स व्हाई फॉर हाँ बिल्कुल फरीहा। करंट सिचु हसनैन बोल रहा है करंट सिचुएशन का पैराग्राफ बनाना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है हसनैन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू इवैल्यूएट टाइमलाइन, क्या मतलब, कैसा सवाल दाऊद? टाइमलाइन के हिसाब से करना पड़ेगा ना कि 2010 से लेके 2020 तक उनकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी थी। हम बताएंगे ना ओवरऑल के कैसा रहा ओवरऑल 10 साल का सफर। What exactly can be a finance strategy? It mainly has calculations. हम इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब्दुल रहीम, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल दिए हुए होंगे मार्स। कंक्लूजन पैराग्राफ पे यस बात करता हूँ। तो सर इस एडवाइस वाले क्वेश्चन में माइंड मैप कैसे बनाएंगे, बिकॉज ये बहुत वास्ट ग्राउंड वाला सवाल है। नहीं, माइंड मैप वही है, सेम ही है, बस डायरेक्शन चेंज है। एडवाइस और इवैल्यूएट आंसर राइटिंग तो ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ राइटिंग चेंज होती है। यस मरियम शाहीन, यस फरीहा जवाद।
सर रेशियो एनालिसिस की वीडियो नहीं है, कहाँ से रिवाइज करूँ? नोट से काफी होगा यार हुजैफा, हमने आंसर्स लिखे थे वो भी काफी थे पेपर 3 के जो। सर इस पेपर की प्लानिंग करके बता दे तो आइडिया हो जाए। अबे ये किया भाई हमने इसकी प्लानिंग एक तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड डेवलप्ड नॉलेज? या डेवलप नॉलेज यूं समझ लो कि आपने एक हाई क्वालिटी प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशन दी हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच्चों की तरह लिख लिया हो। और 20 मार्क में तो मैं सजेस्ट करूंगा इंट्रोडक्शन में दोनों, अगर कोई वर्ड्स हो, दो कीवर्ड्स हो, दोनों डिफाइन कर देना 20 मार्क्स में। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ऑपरेशन स्ट्रेटजी डेवलप करनी हो तो माइंड में क्या पॉइंट्स आने चाहिए हैं, वो वर्किंग किस तरह होनी चाहिए है। लेट्स से अगर वो कहता है कि नई ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हम करंट सिचुएशन का पैराग्राफ बनाएंगे कि यार अभी करंट ऑपरेशन स्ट्रेटजी में क्या सीन चल रहा है। फिर हम नई एडवाइस करने जाएंगे तो एक पैराग्राफ में शायद कोई एक एरिया सजेस्ट करेंगे कि यार आपको लीन प्रोडक्शन लाने की जरूरत है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाने की जरूरत है, आप ईआरपी सिस्टम्स लेकर आओ, आप अपने क्वालिटी सिस्टम्स को बेहतर करो। कुछ भी एडवाइस हो सकती है डिपेंडिंग के सवाल किस तरह का। यस अफनान। अच्छा आप सुने मेरी बात। अ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक और। एक तो मैं इवैल्यूएट और एडवाइस पे बात कर रहा था, अब सुनो सवाल समझ आएंगे। और ये डिस्कशन ये है कि कल सवाल किस तरह के तुम्हारे सामने आ सकते हैं, ठीक है? पर्सपेक्टिव समझना कि ये जो मैं रीड कर रहा हूँ दीज आर बेसिकली द सैंपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर पेपर 4 विच आई फील लाइक के ये एग्जाम में आ सकते हैं इस एंगल से। इसलिए मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा माइंड ऑलरेडी बना हुआ हो। एक तो ये डायरेक्शन आ सकती है कि it might actually give you a HR marketing operations or finance strategy, and it might ask you to evaluate that whether was it an effective HR marketing operations or finance strategy. Secondly, it can also ask you to advise a new marketing HR finance and operations strategy. Third, examiner might ask you to evaluate or advise a business strategy for a business organization. It might actually ask you कि यार आप एक हमारे, एक तो होता है कि डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी, एचआर मार्केटिंग ऑपरेशंस फाइनेंस जो है ये डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। एक होता है डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी और एक होता है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये बात तुम लोगों को पता है ना। पूरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी पूरी अम्ब्रेला बनाऊंगा तो वो फिर समझो उसकी स्टिक, जो अम्ब्रेला होती है ना, तो अम्ब्रेला का जो टॉप होता है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है और उसकी जो स्टिक होती है वो एचआर मार्केटिंग ऑपरेशंस और फाइनेंस होता है। तो अगर मैं किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ उसके 3 स्टेजेस होते हैं। और इसके अलावा you can be asked to strategically analyze an organization with any of the models SWOT, PEST, 5 forces, core competence and BCG। हो सकता है कि वो तुम्हें बोले कि यार इस बिजनेस के ऊपर हमने ये SWOT एनालिसिस किया था, जरा इवेल्युएट कर दो। या 20 मार्क का स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का भी सवाल आ सकता है। इन केस आ जाए तो बता रहा हूँ खाली। हाँ सब डिपार्टमेंट्स की बात करनी होगी। लेट्स से अगर स्वॉट का सवाल आता है तो वो पूछेगा कि यार बताओ हमारी ये जो मेन स्ट्रेंथ्स हैं, मेन वीकनेसेस हैं, मेन अपॉर्चुनिटीज हैं, मेन थ्रेट्स हैं, इन पे बात करो। ये वही फला फला खाड़ी है, खाड़ी की ये स्ट्रेंथ्स हैं, खाड़ी की ये वीकनेसेस हैं, खाड़ी की अपॉर्चुनिटीज हैं, खाड़ी की ये थ्रेट्स हैं, लेट्स से। और वो कहता है कि यार इस बिजनेस का आप मुझे स्वॉट एनालिसिस बताओ, इवेल्युएट करो भाई इसके लिए। तो अब हमें फिर वो किस तरह से लिखना होगा, हमें उनकी स्ट्रेंथ्स पे बात करनी होगी कि यार ये खाड़ी की जो फलां स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स क्यों है, इससे खाड़ी को क्या फायदा होता है। वीकनेसेस अगर कोई हैं तो खाड़ी को उन वीकनेसेस पे कैसे काम करना चाहिए, अगर उनके वेस्टेजेस ज्यादा हैं तो कैसे वेस्टेजेस इंप्रूव करने चाहिए। और खाड़ी जो है अगर वो कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास एनवायरनमेंट में तो उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाया जाए। थ्रेट्स अगर हैं तो उन थ्रेट्स को कैसे काउंटर किया जाए। Now, it can actually ask you to conduct strategic analysis of a company कि आप उसका SWOT करो या आप उसका environment analyze करके दो या आप उसका industry analysis करके दो using 5 forces।
यू कैन बी आस्क्ड टू मे बी कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर हो सकता है, यानी कि ओवरऑल आ सकता है। आई थिंक जब वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देता है ना तो ओवरऑल दे देता है ज्यादातर, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। ये सवाल जनरली इजी स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि उसमें डेटा भी दिया हुआ होता है और उस पर बस सोचना अच्छे से होता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया जो बहुत टेस्ट होता है वो यू कैन बी आस्क्ड टू एडवाइज ऑन द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस यूजिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक्स। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि यार अब ये दो ऑप्शंस हैं और इन दो ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। ये दो ऑप्शंस हैं कि हम पेन ग्लोबल यूज करें या ग्लोबल लोकलाइजेशन यूज करें, बताओ। इस तरह का सवाल आता है अक्सर। You can be asked to advise on the best available options using the strategic choice techniques. Maybe जो तीन strategic choice techniques तुम लोगों ने पढ़ी है, बताओ कौन कौन सी? एनसॉफ, फोर्स फील्ड, है ना, डिसीजन ट्री। गुड, वेरी नाइस। तो हो सकता है कि वो तुमसे स्ट्रेटेजिक चॉइस का अगर सवाल करना चाहता है तो वो उस तरह का सवाल भी पूछ सकता है कि यार आपको कोई या कोई ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसका कोई फोर्स फील्ड हुआ हुआ होगा या इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, और वो आपसे पूछेगा कि बताओ बेस्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस कौन सी है, कौन सा डिसीजन करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। या फिर वो कह सकता है यू कैन बी आस्क्ड टू एडवाइज ऑन द स्ट्रेटेजी टू मैनेज चेंज। ये भी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर अगर सवाल आ जाता है, जो कि थोड़ा लाइकली है, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में भी मार्क कर लो, ठीक है। You can be asked to advise on the strategy to manage change। कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर अगर सवाल आ जाए, सवाल इस तरह से आता है यार जनरली के कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चल रहा होता है या कोई बड़ा चेंज आने लगता है, और लेट्स से कि बिजनेस जो है वो टेक ओवर करने लगा है, या बिजनेस जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिक लिमिटेड होने लगा है, या बिजनेस जो है वो प्राइवेटाइज होके आया है अभी नया नया। देयर कैन बी मेजर बिजनेस फर्स्ट टाइम कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है। तो अगर यही सवाल मैं इसी पे बात करूं शकीब, कि बिजनेस का अगर वो तुमसे चेंज मैनेजमेंट के ऊपर सवाल पूछना चाहेगा ना तो उसमें क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है कि वो तुम्हें बोलेगा कि बताओ ये मेजर चेंज आ रहा है भाई, इसको कैसे मैनेज करें, व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू मैनेज चेंज। बिकॉज इफ आई वांट टू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, I need to change the way how people behave. It's not an easy thing, and I have to. If people are actually too much fond of working with privacy, and now they are like becoming a public limited company, they might have to understand the point that now the financial data will have to be made public. Now they have to accept the fact that उनका data सारा financial अब public होगा। अब ये information लोगों को समझाना, it's not an easy job because तौर तरीके अलग हो जाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप काम आती है। बिल्कुल। और द पॉइंट इज कि अगर वो इस तरह की कोई सिचुएशन में तुम्हें डालता है तो बस कैसे मैनेज करते हैं कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, हम ट्रेनिंग्स देते हैं, एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं, हम जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस को बोनस करते हैं अगर वो नई प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम मेंबर्स, आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ इफ आई वांट टू मैनेज चेंज वेल। एंड हो सकता है कि वो सक्सेस पूछे कि बताओ भाई चेंज हमने अच्छा सा मैनेज किया था या नहीं किया था, क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो हमें वीकनेसेस देखनी होती है ज्यादातर, उसी डिपार्टमेंट में से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकल रहे होते हैं, क्योंकि कल्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो शायद एचआर में गलतियां होती हैं, स्टाफ का मोटिवेशन का इशू होता होगा, या कस्टमर्स कुछ नाराज हो रहे होंगे, जिसका अल्टीमेटली कल्चर का इम्पैक्ट हमारे डिपार्टमेंट्स पे ही होता है क्योंकि उसी में इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड you can be asked to evaluate the benefits and limitations of corporate planning in a certain business situation। ये भी एक अच्छी बात है कि ओवरऑल प्लानिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है। यार ओवरऑल हमने जो प्लान बनाया था वो उसके हिसाब से बताओ कि हमें कोई ज्यादा एडवांटेजेस ज्यादा हुए या प्रॉब्लम। एडवांटेजेस क्या होते हैं, वही बेसिक होते हैं प्लानिंग के,
लेकिन ज़ाहिर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ होगा कि प्लानिंग से आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है, आपके टारगेट्स क्लियर होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जा सकती है ओवर टाइम, मोटिवेशन होता है, कंट्रोल टूल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम फिर प्लानिंग जो है वो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग, and organizations will have to make sure that they are continuously updating their plans. The environment keeps on changing, the technology keeps on changing. समझ आ गया मेरे ख्याल से कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ओवरऑल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस प्लानिंग के आ सकते हैं। प्लान आउटडेट हो जाता है, बहुत टेक्निकल होता है, उसके लिए स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग इन जनरल तो नहीं पूछेगा, लेकिन बिजनेस की सिचुएशन में डाल के तुमसे ओवरऑल प्लानिंग का पूछेगा, बताओ यार प्लानिंग करने की वजह से इस फलां ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट्स हुए या ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए, वाज इट एक्चुअली यूजफुल टू इन्वेस्ट सो मेनी रिसोर्सेज ऑन प्लानिंग, इस तरह की सिचुएशन में डाल सकता है। और इवेल्युएट द यूजफुलनेस ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, ये रेयर है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है कि जब बुराइयों की प्लानिंग करते हैं तो इससे क्या होता है। और ज़्यादातर ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग का सवाल है वो हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंटिजेंसी हो, चाहे वो फायर प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर्स के हों, चाहे वो किसी भी कंटिजेंसी की जब मैं प्लानिंग करता हूँ तो वो कंटिजेंसी अल्टीमेटली हमारे स्टेक होल्डर्स पे लैंड करती है। क्योंकि अगर मैं सही से कंटिजेंसी प्लान बनाऊंगा तो अल्टीमेटली माय एम्प्लॉइज वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज, माय कस्टमर्स माइट नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, माय banks might not face any problem because of my payments, I might be paying taxes on time. So ultimately मेरे stakeholders ही ज्यादा होते हैं। और फाइनेंस स्ट्रेटजी का यस, एक कल जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो कब से ये फरिया मुझसे पूछ रही है मुझे पता है, और एंड तक के लिए मैं रोकना चाहता था इस पॉइंट को, कि ये वाला जो है ना फाइनेंस, ये फाइनेंस स्ट्रेटजी जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल्चर मार्क किया ना, क्योंकि फाइनेंस स्ट्रेटजी का सवाल आज तक नहीं आया। आज तक का मतलब है कि कभी भी नहीं आया, जिंदगी में नहीं आया, क्योंकि P4 तो है ही नहीं ना, नया सवाल है P4, मतलब P4 2023 में आया है। तो आज तक फाइनेंस स्ट्रेटजी का सवाल नहीं आया, मतलब जिंदगी में नहीं। तो पॉइंट इसके कल हो सकता है आ जाए। तो अब अगेन दो डायरेक्शन है, मैं बात कर लेता हूँ कि इवेल्युएट द फाइनेंस स्ट्रेटजी और एडवाइज द फाइनेंस स्ट्रेटजी, दो सवाल आ सकते हैं शायद दो तरह के। कि फाइनेंस स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, बेसिक पता है तुम लोगों को, वापस एक दफा कह देता हूँ। फाइनेंस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जैसे खाड़ी ये सोच रहा है कि वो अपने फाइनेंशियल्स को ओवरऑल कैसे मैनेज करेगा, क्या वो डेट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा या वो इक्विटी पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, वो कितना गेयरिंग बर्दाश्त कर सकता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेटेड उनके क्या टारगेट्स हैं, उनके इन्वेस्टमेंट रेशोज का क्या सीन है, वो ईपीएस और डीपीएस रेशोज में क्या करते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। यानी कि अगर खाड़ी भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में सोचेगा तो वो उन्हीं रेशोज के बारे में सोचेगा, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटजी इज अबाउट द फ्यूचर। सो लेट्स से इफ आई एम हैविंग रिसीवेबल, थोड़ा टेक्निकल बात करने लगा हूँ, जैसे अगर मेरा रिसीवेबल डेज है 30, मेरा रिसीवेबल डेज है 30, इसका मतलब है कि मुझे मेरा क्रेडिट कस्टमर 30 डेज के बाद पैसे देता है, या मैं अपने कस्टमर को 30 डेज का उधार देता हूँ। लेट्स से, सुनना ये बात, मेरा रिसीवेबल डेज कितना है 30, और नाउ आई एम एक्चुअली व्हेन आई एम इन द खाड़ी, लेट्स से, और मेरा रिसीवेबल डेज 30 होगा, तो मैं शायद अगले साल की स्ट्रैटेजी में ये डालूंगा पॉइंट कि क्या हमें वो 30 डेज पे ही अपने कस्टमर को चलाना है, और वी प्लान टू कट डाउन दिस क्रेडिट, we plan to cut down this 30 days receivable days to, let's say, 22 days, and I really want to cut down this credit. I need to communicate with my customers that I'm not going to offer you this credit maybe. So इसको कहते हैं, ये फाइनेंशियल बातें दुनिया में भी सोचनी पड़ती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठ के सोच रहे होते हैं। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, वो आपको रेशोज कंपेयर करके कह सकता है कि बताओ हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अच्छी थी या नहीं थी, was it effective, was was the finance strategy effective. It can actually give you the ratios and ask you to just see, तुम्हें रेशियोज शायद देखे होंगे और देख के उसको फिर बात करनी होगी कि यार ओवरऑल
और प्रॉफिटेबिलिटी के क्या स्टेटस रहा, लिक्विडिटी का क्या स्टेटस रहा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन टेस्ट करना चाहता है, उस हिसाब से वो फिर रेशियोज तुम्हें देगा। और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे कोई नई स्ट्रैटेजी पूछे कि बताओ यार अगले साल की फाइनेंस स्ट्रैटेजी। तो हमें शायद उसमें ये होगा कि यार आपको गेयरिंग कम करने की जरूरत है, आपको लिक्विडिटी ऐसे कम करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करने के ये रास्ते हैं। एक ये एंगल आ सकता है। एंड वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी आंसर राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, कोई भी आंसर स्टूडेंट का सेम नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड डू नॉट जस्ट ट्राई टू ओवर थिंक अ लॉट व्हेन राइटिंग। 1.25 घंटे का टाइम है, जितनी प्रैक्टिस की होगी और जितना हमने पढ़ा होगा वैसी ही परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह, और अच्छी होगी मुझे पता है। सही है, तो ट्राई टू कीप इट लाइटर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अगर सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, या डिफरेंट पैरा में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो आई थिंक जिस डिपार्टमेंट का आया हो उसी डिपार्टमेंट की रखना। मार्किंग स्कीम में कहीं कहीं था कि उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात की हुई है, बट आई वुड सजेस्ट कि जिस डिपार्टमेंट का एरिया हो मेन बॉडी पैराग्राफ के अंदर तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स की बात करना, लेकिन फिर कंक्लूजन में फिर भी तुम दूसरी बात कर सकते हो। बिस्मा हरीम क्या कह रही है? सर करंट सिचुएशन ऑफ ओवरऑल बिजनेस, या ओनली जो क्वेश्चन में पूछा हो? जो क्वेश्चन में पूछा हो, जो क्वेश्चन में पूछा हो। करंट सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूं जाके। करंट सिचुएशन का मतलब ये है कि मैं बिजनेस के सवाल के हिसाब से बताऊं कि ये क्या सवाल है और वो क्यों पूछा गया है, क्या है ये। सर अगर पूछें कि कोई पर्टिकुलर मॉडल इज द मोस्ट यूजफुल, तो उसमें उस पर्टिकुलर मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। यस डेफिनेटली लिखेंगे श्रेया। पैरा 3 में क्या लिखना होता है, तो कोई भी इसका रूल नहीं है उमर, सवाल टू सवाल वेरी करता है वो तो। देखना पड़ेगा किस तरह का सवाल है और कितना कॉन्टेक्स्ट लिखना है। यस वो बता रहा हूँ हसनैन, बट वी कैन लिंक इट विद यस। कंक्लूजन पे बात कर रहा हूँ। यस यस, कंक्लूजन में एवेल्यूशंस होते हैं बिल्कुल फरीहा। यस अलिशबा वी कैन राइट। यस ओके तब्बा। मरियम कैन वी कनेक्ट कॉर्पोरेट कल्चर विद शॉर्टली लाइक गुड इंटरेक्शन? हाँ मे बी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कल्चर हमारी स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है। और सर एस कंटेंट अपने आंसर्स में कितना एक्सटेंड तक लिख सकते हैं, या रख ही नहीं सकते? रख सकते हैं, एएस का कंटेंट भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। कितना कर सकते हैं तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी बस मेंटेन करनी है, कॉन्सेप्चुअल बात करनी है, एक्स्ट्रा जबरदस्ती लिखने की कोशिश नहीं करें। पर्टिकुलर मॉडल वाले क्वेश्चन में कैन वी राइट अबाउट अनदर मॉडल? यस यस डेफिनेटली दाऊद मोहसिन। Should we evaluate each point side by side or together as part of the conclusion? ज्यादातर conclusions में ही evaluations होते हैं, लेकिन थ्रू आउट भी अगर लिख रही हो तो नॉट अ प्रॉब्लम। मनाल चेक कर दें। ओके हमजा वेट ऑन, आई विल। आइडियल लेंथ क्या होती है, तो वो आपके फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है समी। आइडियल लेंथ तो आई थिंक इसकी होती होगी 2 पेज तक कहानी अगर आपकी चली जाती है तो सही है, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है। और जो हमारा पेपर 4 का एक सैंपल आंसर है, जैसे ये सवाल था तुम लोग को याद होगा, सपोर्ट टू यू, जिसमें ये करीम वाला केस है जिसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी है। तो सपोर्ट टू यू जो है, इसमें एक सवाल था, इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ एस टू यूज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2016 एंड 2022। मैं बेसिकली तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि एक सवाल जब आता है तो उसका एक सैंपल आंसर कैसा नजर आता है। कल जब तुम लोग अपना आंसर लिखोगे तो इफ यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द लेंथ आई स्टार्टेड। सवाल वापस पढ़ देता हूँ, एक दफा देख लो। Evaluate the success of S2U's marketing strategy between 2016 and 2022. So now it's asking you to evaluate कि क्या वो marketing strategy हमारी अच्छी थी या नहीं थी। तो मैंने इसको ये इंट्रो पैराग्राफ में मैंने marketing strategy डिफाइन किया। ये करंट सिचुएशन का एक पैराग्राफ है। You don't need to read it, you need to see that how 20 market looks like.
सो कंक्लूजन, ये सॉरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद ये करंट सिचुएशन पैराग्राफ है, फिर ये मेरा पैरा 1 इतना बड़ा चल गया, ये पैरा 2 आ गया, और ये मेरा ओपिनियन आ गया है। इस तरह का कुछ नजर आता है। देयर इज नो अगेन राइट एंड रॉन्ग इन दिस, बट थोड़ी सी लेंथ भी ज्यादा है, इसकी लेंथ भी तुम्हारी कम हो सकती है, लेकिन दिस इज हाउ एन आइडियल 20 मार्कर लुक्स लाइक। एंड ये देखो, ये मैं रीड करता हूँ। 20 marker answer will have no one definite structure. Obviously, the structure can change. Listen to it very, very carefully. Every question is different. Every situation is different. You have to consider it to be the strategic level exam, which requires responses in different ways. It's not easy. You have to accept it truly. And तुम लोग इंशाल्लाह बेस्ट शॉट दोगे तो हो जाएगा। पेपर यस मुश्किल लगेगा थोड़ा बहुत, which is all right. Designing business strategy is complex and thoughtful. It will definitely be tougher to answer P4 questions as compared to the straightforward questions of P3 exam. And you will have to have confidence on your understanding rather than trying to learn the models by heart. रट्टे लगा के नहीं जाना है, एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग लेके जाना है, तब आंसर ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से अच्छा निकलेगा। अगर तुम रट्टा सुनाने जाओगे एग्जाम को तो आंसर अच्छा नहीं होगा। अगर तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाने जाओगे एग्जामिनर को, रियल अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैंने बड़ा मुश्किलों से बोला इतनी बार, कि जाहिर है मैंने जितनी कहानियां कहानियां क्लास में करता था, लंबी भी अक्सर करता था, उसका मकसद ये था कि तुम्हारा दिमाग प्रैक्टिकल यूं खुल जाए ताकि तुम सोच सको कि बिजनेस होता है, सिर्फ पढ़ते नहीं है, होता भी है। ठीक है। Your main focus should be on how well you explain your point, how well you connect it to the business situation, how actually you talk about the business situation. That is the quality of your answer. And Baki, number one, this is a very important point. Plan your 20 marker before you attempt it. It's a very, very, very important key point. Then plan slow, write fast. Plan slow, write fast. You need to plan very, very carefully and slowly, but when you write it very fast. बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी प्लानिंग और रीडिंग करते हैं और फिर लिखते स्लो है। रीडिंग और प्लानिंग भले थोड़ा सा दिमाग को आप समझाना कि जब मैं केस रीड कर रहा हूं और जब मैं आंसर प्लान कर रहा हूं तो थोड़ा स्लो कर लो, कोई बात नहीं। 1-2 मिनट भले प्लानिंग में एक्स्ट्रा ले लूं, लेकिन राइटिंग में बहुत स्पीड में करूंगा। सोचना कैसा है कि मैं प्लानिंग स्लो करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन स्लो पढ़ूंगा, जल्दबाजी में सवाल गलत नहीं पढ़ लूंगा, स्लो सवाल पढ़ूंगा ताकि सवाल सही से समझ में आए, और फिर मैं आगे जाके बात लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ, रादर देन कि मैं जल्दी जल्दी सवाल रीड करके गलत कर दूं और मैं भूल जाऊं बीच में से कुछ रीड करना, तो फायदा नहीं। क्वेश्चन अगर केयरफुली रीड नहीं किया तो पूरे आंसर लिखने के बीच में ही पता चलेगा कि ये तो गलती हो गई, तो वो और शैटर हो जाएगा सीन। तो भले 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना रीडिंग के लिए और प्लानिंग के लिए, लेकिन रीड स्लो करना। ठीक है। You need to plan slow, write fast, keep best situational points for justifications. Try to keep the best quality points for justifications, and pay special attention to the quality of your evaluations, because that's the most important part of your exam. And this is how a 20 marker feels like. And again वही बात रिपीट करूंगा कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। जाहिर है सवाल की कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट है ही नहीं कि ये मुश्किल रह गया और ये रह गया और वो रह गया। वापस ये बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूरा साल पढ़ाए और जाहिर है फिर A2s तो हमारे खत्म हो गए। डेफिनेटली यू गाइज आर, after a while we'll be probably ending our session of A2 levels, which is huge. And क्या जबरदस्त बच्चे हो तुम सब, वैसे I heartily and wholeheartedly actually appreciate your presence and scenes. So but point is कि अब जब ये वक्त है तो कल जब तुम कल जाके एग्जाम दोगे तो मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेक मी प्राउड, एंड सेकंड ऑफ ऑल जल्दबाजी में कोई चीज अच्छी नहीं होती है। एग्जाम मुश्किल है कंप्लीटली, और
be completely all right with the fact that yes, this is a difficult exam. कुछ बच्चे अजीब डिलेमा में होते हैं और वो बोलते हैं पेपर मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, और मुझसे गलत हो जाएगा, और मुझसे पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. तो that negative mindset is not the right mindset. I would completely and truly want you guys as my students to feel actually positive about yourself and actually feel good when you're going for exam. जो मुश्किल लगना होगा वो मुश्किल लगेगा. Just try to read the question carefully, try to sleep properly tonight, try to eat properly tomorrow morning, have a proper juice or something. When you go, just do not stupid बच्चों की तरह बस बाहर घूम रहे हैं और negative vibes आप feel कर रहे हैं. That's not the right move. You need to stay focused. You need to stay with a healthy, proper diet and a proper breakfast and a proper shower. A proper high quality student would not just be stupid. So I don't want you to be stupid. I want you to be a high quality student. That's what my point is. Not just for tomorrow. Inshallah, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है. तुम लोग को ये तो एक एग्जाम है, इसके बाद पता नहीं और कितने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आएंगे, फिर कितनी लाइफ में एग्जाम्स आएंगे. एग्जाम्स तो एक जिंदगी का ऑन गोइंग हिस्सा है. तो एक एग्जाम से ना तुम्हारी कोई जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, ना बहुत ही कोई स्टूपिड हो जाती है. इट्स एन एग्जाम. It's an exam, and yes, you want to give your best shot, I know, but you're just one exam out of so many exams that you have to just go through in life. So be all right with this fact completely. That's how you think. थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स में जाओगे, पेपर पॉजिटिविटी के साथ दोगे तो पेपर अच्छा होगा. दो चार चीजें मुश्किल होंगी and it's all right. How you manage time and how you manage yourself, how you manage your emotions during the exam, that will actually count. ठीक है. बाकी एडवाइस के अंदर ज्यादा फर्क नहीं होता है. वो इवैल्यूएशन में बहुत क्लियर ओपिनियन देना होता है कि यार ये करो. इवैल्यूएशन में हमारा ओपिनियन होता है कि यार ये अच्छी थी या नहीं थी. एडवाइस में ओपिनियन की टाइप चेंज हो जाती है, बाकी तो सब कुछ सेम होता है. एंड दैट इज इट गाइस. बाकी यू आर फ्री टू गो. इंशाल्लाह फिर कल अच्छा करो पेपर. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो. And I'm glad that I actually taught you. I'm sure you guys are going to do well. And Allah Hafiz. Bye bye. Take care. Conclusion ये चाहो तो read कर लो जिनको conclusion का सवाल था. ये conclusion भी लिखा हुआ है, देखो एक दफा चाहो तो read कर लो, फिर जाओ, मसला नहीं है. लेकिन एक दफा read कर लोगे तो क्वेश्चन 2 का आइडियल आंसर यार उसमें जो मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे, अगर फिर देसी, उसमें बहुत अच्छा आंसर लिखा है. वो देख लो, फाइल मैंने वो भेजा है वो बहुत अच्छा है. आई विल सेंड दिस ऑन व्हाट्सएप. ओके, बाय बाय गाइस. अल्लाह हाफिज. ख्याल रखें.